गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू इम्पोर्टेंट concept array and string. Okay, this chapter is most important chapter for your board exam. In chapter number 7, we have studied the basic data types supported by your Java. That data types are int, float, char, etc. Okay, and we have also discussed the variable which are going to store the value at a one time. Such variables are known as the scalar variables. In this chapter, we will discuss about some composite data types that can be used to store the collection of more than one value, that is your array and string. अब तक जो आप लोगों ने बात की चैप्टर नंबर 7 तक, वहाँ पे हम लोगों ने जो वेरिएबल का यूज़ किया, उस वेरिएबल के अंदर आप लोग एट अ टाइम सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करवा सकते थे। अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू का स्टोरेज करवाना है तो वहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं कर पाता था। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे कुछ कंपोजिट डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो एक से ज़्यादा वैल्यू का स्टोरेज करेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ योर एरे। ठीक है, आज का हमारा सेशन सिर्फ एरे तक रहेगा। यहाँ पे एरे की डेफिनेशन बताई गई है, वो डेफिनेशन आपको अच्छे से बुक के अंदर लिख लेनी है और उसे अच्छे से समझनी भी ही है। An array is a variable. An array is a variable representing a collection of homogeneous type of elements. An array is a variable. What is array? Array is one type of variable. वो एक आपका variable ही है, which are going to represent collection of homogeneous types of element. What it means? Same type. मतलब अगर कोई एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, उसके अंदर मैं अगर वैल्यू डालना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू का ही स्टोरेज कर सकती हूँ। अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर मैं कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहती हूँ तो उसके अंदर मैं सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर कर सकती हूँ। वैल्यू और कैरेक्टर दोनों एक साथ एक एरे के अंदर मैं स्टोर नहीं कर सकती। इसीलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर ये होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एन एरे इज़ अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट. Arrays are useful to represent vector, matrix and other multidimensional data. Why array is used? Array is used to represent vector, matrix and other multidimensional data. वेक्टर इज़ अ वन डायमेंशनल 1D डेटा स्ट्रक्चर। वेक्टर क्या है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, वो वन डायमेंशनल पे ही वर्क करेगा। एंड दैट कैन बी यूज टू स्टोर द लिस्ट ऑफ आइटम लाइक्स योर कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। उसके अंदर आप लोग नंबर्स कैरेक्टर्स स्टोर करवा सकते हो। मैट्रिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल 2D डेटा स्ट्रक्चर लाइक योर टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स आप लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हो, वहाँ पे आप लोग 2 डायमेंशनल के बारे में बात करते हो। 2 डायमेंशनल मीन्स 2D, जहाँ पे आप लोग बात करते हो रोज एंड कॉलम्स के बारे में। ठीक है ना। Arrays are useful when some operations are to be performed on various elements of the similar type. एरे कब यूज़ होगा? आपके सिमिलर टाइप के वेरिएबल के एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तब आपका ये एरे यूज़ होगा। All the elements of an array are stored in a memory using contiguous storage space. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। एरे के जो सारे डेटा है, वो सारे एलिमेंट्स है, वो मेमोरी के अंदर जब स्टोर होते हैं तो मेमोरी के अंदर वो सारे डेटा कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस पे, मतलब एक साथ कंटिन्यूस स्टोर होते हैं। एंड ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स पोजीशन एसोसिएटेड विथ एरे वेरिएबल। और हर एक आइडेंटिफाई किससे, हर एक एलिमेंट किससे आइडेंटिफाई होगा? इंडेक्स पोजीशन से।
ये क्या है इंडेक्स पोजीशन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। नाउ इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू मैनेज लिस्ट ऑफ आइटम। एरे इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू मैनेज लिस्ट ऑफ आइटम्स। बहुत सारे लिस्ट को, बहुत सारे आइटम को मैनेज करने के लिए आपका एरे यूज होता है। नाउ हाउ यू विल क्रिएट एन एरे। सो क्रिएटिंग an array is a two-step process। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसका वेटेज 9 to 10 मार्क्स का आता है। इसमें से 9 to 10 MCQ एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये जो एरे का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। तो यहाँ पे क्रिएटिंग एन एरे इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस। एरे को अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कितने स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप की। फर्स्ट प्रोसेस इज डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट। ये अच्छे से कंसेप्ट समझना, मैं बार बार बता रही हूँ, ये अच्छे से कंसेप्ट समझना, वरना इसके अंदर से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने कंसेप्ट समझा होगा तभी आप लोग इस चैप्टर के MCQ को सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकेंड इज योर क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट, ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। क्रिएटिंग एन एरे इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट वन इज यू हैव टू डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड यू हैव टू क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको बाद में देखते हैं कि इसको कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट है an array object। an array object can be created in 2 ways। अब ये प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये एरे ऑब्जेक्ट है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो एरे ऑब्जेक्ट है वो भी अगेन 2 वे से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। डिक्लेयर करना पड़ता है, बाद में उसे क्रिएट करोगे ना, तो ये एरे ऑब्जेक्ट है वो 2 वे से क्रिएट हो सकता है। एन एरे ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज, ठीक है। 2 वेज है इसको क्रिएट करने के। फर्स्ट वन इज यूजिंग न्यू ऑपरेटर। यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाइंग साइज। न्यू ऑपरेटर का यूज़ करना है एंड उसकी साइज स्पेसिफाई करनी है। ये फर्स्ट वे हुआ। सेकेंड वे डायरेक्टली initializing the content of array। डायरेक्टली आप लोग एरे के कंटेंट को इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ऐसे 2 वेज के अंदर आपका एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। हम लोग जो एरे के बारे में बात करेंगे वो एरे 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 1 डायमेंशनल एरे। वेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर, and then we will discuss about 2 dimensional array। So first of all we will start with 1 dimensional, that is your 1D array, ठीक है। ये सिर्फ 1 डायमेंशनल पे वर्क करेगा, 1 डायमेंशनल के अंदर ही वर्क करेगा। सो द एरे विद द सिंगल डायमेंशनल इज नोन एज 1D एरे। जो सिंगल डायमेंशनल पे वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर विच कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ 1 or more वेरिएबल, ओके। अब यहाँ पे उसका एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर है। अब देखते हैं हाउ वी विल डिक्लेयर 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। क्योंकि एरे के साथ वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, बाद में उसे आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसे डिक्लेयर करने की सिंटैक्स क्या है,
इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी डेटा टाइप लगानी पड़ती है, डेटा टाइप। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एरे का नेम यूज़ करोगे और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, बाद में सेमीकोलन। ये स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही आपको पता चलता है कि ये एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज़ याद रखना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मैं एरे के नेम के पीछे भी लगा सकती हूँ और एरे के नेम के आगे भी लगा सकती हूँ। तो इसकी सिंटैक्स डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे नेम ऐसे भी हो सकती है। अब अगर मैं इस सिंटैक्स के रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल जो हम लोगों ने जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है ऐसा बताया है, उसमें से मैं कोई भी डेटा टाइप ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे INT डेटा टाइप ले रही हूँ। INT इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। यहाँ पे मैं एरे का नेम फॉर एग्जाम्पल मार्क्स में कोई भी एरे का नेम ले सकती हूँ और बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट और बाद में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये मेरा इसका एग्जाम्पल हो गया, इसकी सिंटैक्स है और ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टेप हुआ वो मैंने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। एरे को क्या किया, डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सेकंड स्टेप है क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। अब मैं एरे को कैसे क्रिएट करूँगी, तो मैंने जिस एरे को डिक्लेयर किया है उसी मुझे क्रिएट कैसे करना है। तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखूँगी, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू, कीवर्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यू INT और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं उसकी साइज़ दूंगी। अब ये साइज़ का मतलब क्या है, ये साइज़ क्यों देनी पड़ती है, तो ये साइज़ देने से इसको मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस अलोकेट करनी है ये पता चलता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर साइज़ यहाँ पे नहीं दूँ तो ये मार्क्स एरे को मेमोरी कितनी अलोकेट की जाए उसके लिए कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर साइज़ दे रही हूँ। ये साइज़ का मतलब ये है कि मैं इस मार्क्स एरे के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, मैं 5 से कम वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। मेरे ये मार्क्स एरे के अंदर मैं सिर्फ 2 वैल्यू का स्टोर करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन 6 वैल्यू को मैं वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस एरे नेम्ड मार्क्स विद द साइज 5 एलिमेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग दिस वे, ठीक है। ये हुआ मेरा डिक्लेयर और ये हुआ मेरा एरे को क्रिएट करना। तो ये मेरे 2 स्टेप्स प्रोसेस हो गई, ये मेरी 2 स्टेप प्रोसेस हो गई, डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरी 2 स्टेप की प्रोसेस हो गई। ये 2 स्टेप की प्रोसेस को मैं कंबाइन करके और सिंगल एक ही स्टेटमेंट में एक साथ भी लिख सकती हूँ। हम लोग प्रैक्टिकल में प्रोग्रामिंग करते हैं तो दोनों को ऐसे डिफरेंट नहीं लिखते हैं, दोनों प्रोसेस को डिक्लेयर और क्रिएट दोनों स्टेप को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और ऐसे आप लोग दोनों को एक साथ लिख सकते हो। INT मार्क्स और ये एरे का ब्रैकेट और अगेन आपको मार्क्स इज इक्वल टू लिखना है ना, तो वो आपको मार्क्स इज इक्वल टू नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख लेना है, इज इक्वल टू न्यू INT ब्रैकेट में उसकी साइज, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप को मैंने क्या कर दिया, एक साथ ही लिख लिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी मैं इसको लिख सकती हूँ और जो मैंने पहले बताया इस ब्रैकेट को मैं आगे भी लिख सकती हूँ। तो मैं इस स्टेटमेंट को INT ये एरे का ब्रैकेट उसके नेम के पहले आ गया, मैक्स इज इक्वल टू न्यू INT और ब्रैकेट में उसकी साइज़, ये स्टेटमेंट मेरा राइट ही है। एग्ज़ाम में आपको ये स्टेटमेंट दे और पूछे कि ये एरे को डिक्लेयर और क्रिएट करने का राइट वे है कि नहीं है, तो हाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मेमोरी लोकेशन की, ठीक है। अब ये एरे मेमोरी के अंदर कितनी स्टोरेज स्पेस लेगा,
ठीक है। तो ये इंटीजर का एरे है और ये 5 वैल्यू का स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर आपको उसकी स्टोरेज स्पेस कितनी ऑक्यूपाई होगी वो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते ही है कि इस एरे को मेमोरी स्टोरेज कितनी दी जाएगी, मेमोरी में ये एरे कितनी स्पेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये जो INT है ये किस टाइप का एरे है वो आपको पहले देख लेना है। ये किस टाइप का एरे है, इंटीजर का एरे है। किसका एरे है, इंटीजर का एरे है, ठीक है। तो इंटीजर की स्टोरेज कैपेसिटी कितने बाइट की है, 4 बाइट की। इंटीजर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 4 बाइट की। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, तो ये हम लोगों ने चैप्टर 7 के अंदर जो हम लोगों ने ये डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग चैप्टर 7 के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने सारी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ी हैं और वो सारी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर उसकी मेमोरी साइज़ कितनी है वो भी हम लोगों ने देखी है, ठीक है। ये जब हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ी है पेज नंबर 134 पे दिया गया है, ये पेज नंबर 134, ये देखो ये सारी हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ी है। वहाँ पे ये देखो INT इंटीजर, इसकी स्टोरेज स्पेस कितनी है, 4 बाइट की है, ठीक है। फ्लोट की भी 4 बाइट की रहेगी, डबल की 8 बाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर की कितनी है, 4 बाइट की है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये स्टोरेज स्पेस याद रखनी है। तो इंटीजर यहाँ पे 4 बाइट की स्टोरेज स्पेस लेगा और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे कितने एलिमेंट को डिक्लेयर किया है, 5 एलिमेंट को। तो 4 बाइट इंटू 5, 5 4 जा हाउ मच बाइट इट रिक्वायर्स, 20 bytes. It requires how much storage space, 20 bytes contiguous storage space in your memory location, ठीक है। तो ऐसा भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने अब तक बताया, ये जो मैंने अब तक ये आपको एक्सप्लेन किया, वो ये जो क्रिएटिंग एन एरे ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट वे मैंने आपको समझाया, ठीक है। हम लोगों ने देखा ना, ये 2 वे तो आपको एरे के साथ वर्क करने के लिए ये 2 स्टेप तो आपको करने ही पड़ते हैं। ये मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा दिया, ये डिक्लेयर है और ये क्रिएट है। अब ये भी अगेन एरे ऑब्जेक्ट भी 2 वे से क्रिएट हो सकता है। तो मैंने आपको ये न्यू ऑपरेटर वाला दिखाया, यहाँ पे मैंने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया और उसकी साइज स्पेसिफाई की, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड वे दिखाती हूँ, डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट ऑफ एरे, डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट ऑफ एरे। इसी एग्जाम्पल को मैंने जो स्टेप दिखाई ये फर्स्ट स्टेप थी, अब मैं इसको ये सेकंड स्टेप पे ये डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग वाला स्टेप दिखा रही हूँ। तो डायरेक्टली इनिशियलाइज में मैं इसी एरे को समझाती हूँ। तो ऐसे मेरा एरे रहेगा INT मार्क्स, ये एरे का सिंबल इज इक्वल टू, अब तक मैं यहाँ पे क्या लिख रही थी, न्यू INT और ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज। तो डायरेक्टली इनिशियलाइज के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगी, डायरेक्टली वैल्यू, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मैं कॉमा से, ये कॉमा से मैं सेपरेट करूँगी। ये इम्पोर्टेंट बाबत है, याद रखना, कॉमा से ऐसे में सेपरेट करूँगी। ऐसे डायरेक्टली आपको जितनी वैल्यू देनी है वो वैल्यू आपको ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे के सेमीकोलन कर देना है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्टली इनिशियलाइजिंग द कंटेंट ऑफ एरे। तो ये मैं आर्क्स एरे को डायरेक्टली 5 वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब आपको ये वे कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है, तो अगर आपको पता है कि आप लोग सिर्फ उस एरे के अंदर 5 ही वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो आपको उसकी साइज़ पता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। मुझे पता है कि मुझे 5 ही वैल्यू का स्टोरेज करना है, तो मैं ऐसे उसकी साइज़ नहीं दूंगी और डायरेक्टली मैं उसको वैल्यू दे दूंगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यू मैं डालूंगी, तो तब आपको ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाली वैल्यू लिख लेनी है। तब आप लोग अप्रॉक्सीमेटली उसे 20 भी वैल्यू दे दे और 5 ही वैल्यू स्टोर करें, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है। तो जब आपके डेटा, आपके एलिमेंट कितने उसके अंदर एरे के अंदर स्टोर होंगे वो फिक्स है, तब आपको इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेने हैं।
और जब आपका ये कितना एलिमेंट होगा ये फिक्स नहीं है, तब आपको ऐसे उस एरे को साइज देनी है। समझ में आ गया। अब ये जो एरे है वो एरे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, मैं उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको बताती हूँ। तो मेरे एरे का नेम है मार्क्स। अब यहाँ पे ये पहली वैल्यू यहाँ पे ऐसे 10 जाके स्टोर होगी, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50। ये एरे का नेम मेरा मार्क्स ही है, ठीक है। ये एरे का नेम मेरा यहाँ पे मार्क्स ही है। तो अब मैं हर एक वैल्यू को, ये एरे के अंदर की हर एक वैल्यू को मैं एक्सेस कैसे करूँगी, सबके बाद में यहाँ पे सेमीकोलन आता है, लेकिन मैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये अगर मुझे सपोज एरे में से ये 30 वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे इस वैल्यू को लेना है, तो मैं इस एरो को एक्सेस कैसे करूँगी। तो एरे को आप लोग एक्सेस कर सकते हो उसके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिए गए नंबर से। ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे नंबर्स देने हैं और उस नंबर से आप लोग उस एरे को एक्सेस कर सकते हो। और इस नंबर को इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग जो लिखोगे उसे इंडेक्स पोजीशन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। जैसे आप लोग बुक के अंदर आपके 12 चैप्टर्स हैं, ओके, आपको डायरेक्टली 9 नंबर के चैप्टर्स पे जाना है, तो आप लोग इंडेक्स में उसका पेज नंबर देख लेते हो और डायरेक्टली उस पेज नंबर को ओपन करते हो, तो डायरेक्टली आप लोग उस चैप्टर पे पहुंच जाते हो। वैसे ही यहाँ पे सेम है, मुझे ये 30 वाला एलिमेंट चाहिए, मुझे उसकी इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे पता है, तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, ये क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग अब तक आपके चैप्टर के अंदर आप लोग देखते हो तो इंडेक्स जो होता है वो आप लोग बेसिकली 1 से स्टार्ट करते हो। कोई भी चैप्टर हो उसका इंडेक्स आप लोग बेसिकली 1 से स्टार्ट करते हो, लेकिन यहाँ पे एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो यहाँ पे ये जो पहला नंबर है वो 0 पोजीशन पे जाएगा, ये वाला नंबर 1 इंडेक्स पोजीशन पे, ये वाला 2 इंडेक्स पोजीशन पे, ये वाला 3 इंडेक्स पोजीशन पे और ये लास्ट एलिमेंट 4th इंडेक्स पोजीशन पे जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, ठीक है। अगर आपको ऐसे एग्ज़ाम में दे, अगर आपको ये स्टेटमेंट दे और इसमें से क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि अब इस एरे में ये जो 40 वैल्यू है वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगी, तो ये 40 वैल्यू आपकी मार्क्स ऑफ 3 थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर होगी। 1 2 3 4 ऐसे 4 पे नहीं स्टोर होगी, कहाँ पे स्टोर होगी, थर्ड पे, क्योंकि एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये एरे के अंदर, तो यहाँ पे अब मैं ऐसे एरे को ऐसे डायरेक्टली उसकी वैल्यू दे रही हूँ, ये डायरेक्टली मैंने वैल्यू को मेमोरी के अंदर जाके उसको स्टोर किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपको उसकी इंडेक्स पोजीशन के बारे में पूछा जाएगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं उस वैल्यू को ऐसे एक स्टेटमेंट आपको दूंगी और ये स्टेटमेंट में से मैं आपको ऐसे पूछूंगी, अब ये स्टेटमेंट में से मेरा जो ये मार्क्स एरे है उस मार्क्स एरे के लास्ट इंडेक्स पोजीशन कौन सी रहेगी। इस मार्क्स एरे को ऐसे मैं वैल्यू दूंगी, वैल्यू नहीं दूंगी, और ये स्टेटमेंट भी मैं दे सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट देके मैं पूछ सकती हूँ कि अब ये मार्क्स एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स पोजीशन ये एरे के अंदर कौन सी जाएगी। तो यहाँ पे तो मैंने बताया है, इसीलिए आप लोग देख लोगे कि ये इसकी लास्ट इंडेक्स पोजीशन ये 4 तक जा रही है, ठीक है, 4 तक जा रही है ऐसा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, तो उसकी जो साइज़ है, एरे की इंडेक्स पोजीशन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले लास्ट इंडेक्स पोजीशन,
तो इंडेक्स पोजीशन जो है वो इंडेक्स पोजीशन उसकी साइज -1 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? साइज -1 तक। तो यहाँ पे उसकी साइज़ कितनी है? 5 है। 5 - 1 यहाँ पे, इसीलिए उसकी इंडेक्स पोजीशन कहाँ पे जाएगी, कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी। ये साइज़ -1 क्यों करना है? क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो साइज़ -1 मतलब ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता तो जितनी साइज़ होगी वहाँ तक उसकी पोजीशन जाती, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसकी इंडेक्स वैल्यू, इसकी साइज़ इंडेक्स पोजीशन कहाँ पर तक जाएगी? साइज़ -1 तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, ठीक है। इस कोड को मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये मार्क्स 2 एरे को ऐसे डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ये मार्क्स 3 एरे है, ये मार्क्स 4 एरे है और ये मार्क्स 5 एरे है। यहाँ पे ये भी आपका राइट वे है, ये भी राइट वे है, ये भी राइट वे है और ये भी राइट वे है। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट में ये ब्रैकेट आगे आ गया है तो ये भी आपका राइट ही है। थर्ड में यहाँ पे साइज़ नहीं दी है और डायरेक्टली इसको वैल्यू दी है तो ये भी राइट है। और यहाँ पे भी डायरेक्टली ही वैल्यू दी है, लेकिन ये जो एरे का जो सिंबल है वो एरे के नेम के आगे आ गया, ठीक है। तो ये 4 वे जो एरे को डिक्लेयर किया है, ये चारों 4 वे राइट है। ये जो है वो 2 स्टेप की प्रोसेस दिखाई है, जैसे मैंने अभी आपको बुक के अंदर दिखाई है ना। तो यहाँ पे ये मैं 2 स्टेप को भी लिख सकती हूँ, या तो इसको 1 स्टेप में कैसे लिख सकती हूँ। तो 1 स्टेप में मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है कि मैंने 1 स्टेप में लिखी है, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको ये 4 में से 3 ऑप्शन नंबर A, B और C में दिए गए थे, और एक जो ऑप्शन था वो D वाला ऑप्शन, ये स्टेटमेंट दिया गया था। ये अच्छे से ध्यान में रखना, ये D वाला स्टेटमेंट ये दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें से एरे को डिक्लेयर करने का राइट वे कौन सा है, इसमें से इस एरे को डिक्लेयर करने का राइट वे कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, जो पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। इन जावा वी कैन नॉट स्पेसिफाई बोथ the size of dimensions and initial value of the array element simultaneously while declaring an array। जब आप लोग एरे को डिक्लेयर करते हो तब आप लोग दोनों चीज़ को एक साथ स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दोनों चीज़ मीन्स व्हाट? साइज ऑफ डायमेंशंस एंड इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे मैं डायमेंशन की साइज़ भी बता रही हूँ और उसकी इनिशियल वैल्यू भी बता रही हूँ, तो ये मेरा इल्लीगल वे है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम के अंदर ये बहुत सारी एरर आई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये इल्लीगल वे ऑफ स्पेसिफाइंग द साइज वाइल इनिशियलाइजिंग एन एरे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो एग्ज़ाम में ऐसे कोड में से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ऐसे डिफरेंट बहुत सारी वे से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन प्रोग्राम की बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट, अब इस एरे के ऊपर वी कैन परफॉर्म वेरियस अदर ऑपरेशंस ऑन एरे ऑल्सो। ये मेरा एक एरे है, एरे के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर की है। अब मैं इसके ऊपर और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपेयर टू एरे। यहाँ पे मैंने एक ही एरे लिया है, मैं 2 एरे को लेके उन 2 एरो को कंपेयर भी कर सकती हूँ। कॉपी ऑल द एलिमेंट ऑफ वन एरे टू अनदर। ये सारे एलिमेंट को मैं एक एरे में से दूसरे एरे में कॉपी भी कर सकती हूँ। सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन एन एरे। मुझे एरे में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ। सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एरे। अभी तो मेरे एलिमेंट ऐसे सॉर्ट ही है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं उस एलिमेंट को सॉर्ट भी कर सकती हूँ। ऐसे
बहुत सारे ऑपरेशन मैं इसके ऊपर परफॉर्म कर सकती हूँ. सो टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ different operations on array, your Java provide one package. The name of the package is java.util.arrays. array में a always capital. java.util.arrays. arrays में s भी आता है, ठीक है. This class will provide all these utilities to perform the different operation. util means utility का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. तो arrays के ऊपर ये डिफरेंट मैंने अभी ऑपरेशन बताए, वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस क्लास के अंदर आपको बहुत सारी मेथड दी गई है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर सबसे पहली आपको मेथड दी गई है सॉर्ट मेथड. ये सॉर्ट मेथड एरे के एलिमेंट को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग वाइज सॉर्टिंग करती है. उसके अंदर इसी क्लास के अंदर दूसरी मेथड दी गई है फिल मेथड होती है तो उसके पीछे ऐसे नेम ब्रैकेट लगती है, फिल मेथड. ये फिल मेथड पर्टिकुलर एरे के अंदर कोई एलिमेंट से फिल करती है. जैसे मैं ये एरे अभी तो मेरा फिल ही है, लेकिन मैं इसको एम्प्टी रखूँ और मुझे इसको कोई एक ही एलिमेंट से फिल करना है तो मैं ऐसे ये फिल मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसी और भी बहुत सारी मेथड आपको दी गई है, लेकिन आपको सिर्फ ये दो मेथड ही याद रखनी है, सॉर्ट एंड फिल. ओके. अब दूसरा, टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे. अगर मुझे मेरे ये एरे में से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो एरेस क्लास, ये एरे क्लास के अंदर आपको दूसरी भी मेथड मिलती है. एरेस क्लास प्रोवाइड अ मेथड कॉल्ड बाइनरी सर्च मेथड. दिस मेथड विल सर्च for a particular element in an array using binary search. ठीक है. ये बाइनरी सर्च होता है और लीनियर सर्च होता है. लीनियर सर्च में एलिमेंट है वो सीरियल वाइज मैच होते हैं, ठीक है. लीनियर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन मेथड. तो ऐसे लीनियर सर्च भी होता है और बाइनरी सर्च भी होता है. तो ऐसे एरे के अंदर से एलिमेंट को वो सर्च करता है, ठीक है. बाइनरी सर्च के अंदर पहले ये जो आपका एरे है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है. पहले के हाफ पार्ट में पहले ढूंढा जाता है, बाद में नेक्स्ट हाफ पार्ट के अंदर सर्च किया जाता है. ऐसा बाइनरी सर्च है. लीनियर सर्च लाइन में सर्च करेगा. समझ में आ रहा है. तो ऐसे java.util.arrays क्लास के अंदर आपको ये बहुत सारी मेथड मिलती है. ये एरे को सॉर्ट करती है, ये एरे को पर्टिकुलर एलिमेंट से फिल करती है और ये एरे में से पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करती है, ठीक है. तो अब तक जो हम लोगों ने बात की वो आपका 1 डायमेंशनल था. अभी लास्ट हम लोग 5 मिनट तक बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे की. 2-dimensional array, that is your 2D array. 2D arrays are used to store the tabular data in the form of rows and columns, and matrix is an example of 2-dimensional array. ठीक है. तो ऐसे रोज़ और कॉलम के फॉर्म में डेटा को अरेंज करने के लिए आपका 2-डायमेंशनल एरे यूज़ होता है. अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी. जैसे मैंने 1D एरे समझाया उसका सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, उसका सेम कंसेप्ट यहाँ पे है. लेकिन इन जावा 2D array can be declared using 2 pair of square bracket. 2D array can be declared using 2 pair of square bracket. मैंने अभी जो आगे ये एग्जाम्पल दिखाया ये 1 पेयर थी, मतलब 1 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशनल. अगर यहाँ पे मुझे इसी स्टेटमेंट को मुझे 2D एरे करना है, 2 डायमेंशनल में बताना है, तो इस एरे को मैं ऐसे बताऊँगी. int मार्क्स. अभी तक मैं यहाँ पे 1 डायमेंशनल ही लिखती थी, इसीलिए एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता था. अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगी. और न्यू int 1 डायमेंशनल में मैंने 5 एक ही डायमेंशनल बताया था,
यहाँ पे मैं दूसरा डायमेंशनल भी बता दूंगी। तो ये हो गया मेरा 2 डायमेंशनल एरे, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसकी मेमोरी की स्पेस की बात की थी हम लोगों ने कि INT है तो वो 4 बाइट लेता है और इसकी साइज़ 5 है तो उसको 20 बाइट्स मेमोरी स्पेस चाहिए। इसको कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जितने क्वेश्चन 1D डायमेंशनल में से पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन ये 2D एरे में से भी पूछ सकते हैं। तो अब इसको स्टोर करने के लिए आपको कितने बाइट्स चाहिए, तो इंटीजर की मेमोरी साइज कितनी है, 4 बाइट्स हैं। 4 बाइट्स इंटीजर की मेमोरी साइज पे मेमोरी स्पेस है। और 5 और 3, ये 5 जो है वो रोज है और ये 5 3 ये रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 है वो 5 रो के लिए इंडिकेट है और ये 3 है वो कॉलम के लिए आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रो जाएगी और 3 कॉलम जाएगी, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 5 3 ज़ा 15 एलिमेंट टोटल होंगे और एक एलिमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी 4 बाइट की है। तो इसको कितनी मेमोरी स्पेस चाहिए, 15 × 4, इट रिक्वायर्स 60 बाइट्स। इसको कितने बाइट्स चाहिए मेमोरी में स्टोर होने के लिए, 60 बाइट चाहिए। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है वो रो इंडिकेट करता है और दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेमोरी लोकेशन बुक के अंदर बताया है। ये देखो न्यू INT 5 3, तो ये 5 है तो पहली यहाँ पे ये 5 रो इंडिकेट करता है तो ये 5 रो तक जाएगा और 3 कॉलम है तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम, और उसका भी इंडेक्स 0 से ही, ये 0 रो 0 कॉलम, ये 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आपके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन नंबर्स ऑफ डायमेंशन, इसके अंदर कोई डायमेंशन के अंदर लिमिट नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे डायरेक्टली। जावा ये मल्टी डायमेंशनल एरे को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है एंड फॉर this we only to create 2D array we have to create an array of array। ये 2D array है वो क्या है आपका, array of array है। एक array ही है उसके अंदर दूसरा array, जिसे आप लोग 2 डायमेंशनल array बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 2D डायमेंशनल के अंदर ही आपको डायरेक्टली वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो वैल्यू को आप लोग कॉमा से सेपरेट करोगे और यहाँ पे भी आप लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। टू इनिशियलाइज लाइक योर 1D डायमेंशनल, ईच रो इज इनिशियलाइज्ड बाय एनक्लोजिंग इट्स एलिमेंट इन द पेयर ऑफ ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय योर कॉमा। ठीक है, यहाँ पे भी 2D एरे के अंदर भी रो आर टू बी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस and separated them by your comma like your 1 dimensional array। तो यहाँ पे ऐसे में नंबर्स को कॉमा से सेपरेटली लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मुझे नंबर्स की जगह पे मुझे कैरेक्टर का स्टोरेज करवाना है, तो मैं INT की जगह पे डेटा टाइप कौन सी कर लूँगी, कैर कर लूँगी, CHAR कैर। और ऐसे हर एक कैरेक्टर को मैं ऐसे ब्रैकेट से, हर एक कैरेक्टर को मैं ऐसे सिंगल कोट से, ब्रैकेट तो करली ब्रैकेट ही आएगा लेकिन यहाँ पे हर एक को मैं सिंगल कोट से ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी। तो ऐसे ये जावा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो 0 पोजीशन पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। कैरेक्टर का भी एरे है मतलब उसका इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये हो गया स्ट्रिंग का एरे। ठीक है, ये कैरेक्टर का एरे, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर मेक्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया कैरेक्टर का। ओके, तो उसके रिलेटेड आपको एक प्रोग्राम भी पीछे दिखाया गया है, लेकिन प्रोग्राम की बात हम लोग यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इतने पॉइंट्स से आपके 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे के अंदर
जो भी मैंने चीज़ यहाँ पे समझाई है वो अच्छे से आपको देखनी है, समझनी है और आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट योर स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।